हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन साथ स्टडी पॉइंट पर। क्लास ये हमारे मैक्रो का आखिरी चैप्टर सरकारी बजट जो मिड टर्म में आ रहा है, तो ध्यान देना जरा क्या क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये पता है कि बजट किसे कहते हैं। सरकारी बजट तो बाद में समझेंगे, क्या आप ये जानते हो बजट क्या होता है? बहुत सीधी सी बात, अगर आप कुछ भी करने वाले हो और करने से पहले, जैसे मान लो आप अपनी छोटी सी बर्थडे की पार्टी करने वाले हो, तो करने से पहले जब आप ये सोचोगे कि उस बर्थडे पार्टी के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कि भाई इतने पैसे मैंने बचा रखे हैं, इतने मैं पापा से ले लूंगा, इतनी मम्मी से मांग लूंगा, और फिर आप प्लान कर रहे हो कि बर्थडे पार्टी पे कहाँ पे कितना खर्चा होगा, इतना केक पे खर्च हो जाएगा, इतना स्नैक्स पे हो जाएगा, इतना डेकोरेशन पे हो जाएगा। तो ये जो आपने प्लानिंग की कि कहाँ कहाँ से कितने पैसे आएंगे बर्थडे पार्टी के लिए और कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च करूंगा मैं बर्थडे पार्टी पे, तो बस इसी को बनाना बजट बनाना होता है। तो सेम ऐसे ही हमारी सरकार भी बजट बनाती है। देखो जी, जैसे ही एक वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होता है, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, सपोज साल स्टार्ट हुआ, वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए, तो साल के शुरू में ही सरकार प्लान करती है कि कहां कहां से सरकार के पास कितना पैसा आ सकता है और किन किन चीजों पर सरकार का कितना पैसा खर्च हो सकता है, और इसी प्लानिंग को हम नाम देते हैं किसका? सरकारी बजट का। ठीक है, सरकारी बजट का मतलब केंद्र सरकार भी बजट बनाती है और राज्य सरकार भी बजट बनाती है, तो दोनों के बजट के बारे में यहाँ बात होगी। सबसे पहली चीज, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है ना? वित्तीय वर्ष समझ गए आप? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, ठीक है, के लिए सरकार की अपेक्षिकृत प्राप्ति, आप अनुमानित वर्ड यूज कर लेना, अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का विवरण है। सुना सबने क्या है सरकारी बजट? सरकार का एक वित्तीय वर्ष में कितना अनुमानित प्राप्ति हो सकता है और कितना अनुमानित व्यय हो सकता है, उसी को आप सरकारी बजट कहते हो। देखो क्या लिखा है, हर सरकार बजट तैयार करती है, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सभी लोग बजट बनाते हैं। और फरवरी, सभी सरकार, तीनों स्तर की सरकार, फरवरी महीने का पहला दिन भारत में वित्त मंत्री द्वारा सरकार का वार्षिक बजट पेश करने के दिन के रूप में जाना जाता है। देखो भाई क्या होता है, 1 अप्रैल से तो बजट लागू होगा ना, तो इससे पिछला जो साल है उसमें जो फरवरी का महीना है, तो फरवरी के महीने के पहले दिन में बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे देखना। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जो है जाना जाता है भारत का केंद्रीय बजट। ठीक है, जो भारत है वहां पे दोनों ही बजट बनते हैं, सेंट्रल बजट भी बनता है, स्टेट भी बनता है। तो जो केंद्रीय बजट है, जो भारत का सेंट्रल बजट है, वो फरवरी के पहले दिन में प्रेजेंट किया जाता है। बताइए, ठीक है, आप सबको बजट का मीनिंग पता चल गया? क्या है बजट? सरकार का अनुमानित आय और व्यय का एक वार्षिक विवरण है। और बजट कब बनता है? तो बनता है आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। और बजट प्रेजेंट कब होता है? तो 1 फरवरी को प्रेजेंट हो जाता है पार्लियामेंट में। चलिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट, सरकारी बजट के उद्देश्य। देखो, सरकार जब बजट बनाती है तो उसके पीछे सरकार के कुछ उद्देश्य होते हैं। ये 4 आपके सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं सरकारी बजट के। ठीक है, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का प्रबंध, दूसरा है आर्थिक स्थिरता, तीसरा है आय और धन का पुनः वितरण, और चौथा है संसाधनों का आवंटन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका बजट के उद्देश्य हैं। तो आओ एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पॉइंट पे ध्यान देना। देखो पहला पॉइंट क्या है आपके पास? ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट पे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रबंध। देखो भाई, सबको पता है बहुत सारे सरकारी उद्योग भी हैं, जैसे इंडियन रेलवे सबसे बड़ा एग्जांपल। इंडियन रेलवे को कौन चलाता है? सरकार चलाती है। तो अब सरकार ये कहती है कि जब हमारा कोई उद्योग है तो उस उद्योग के प्रबंध की जिम्मेदारी भी हमारी। तो सरकार कहती है जब हम बजट बनाते हैं तो बजट बनाने के दौरान ही उस उद्योग को कितनी वित्तीय सहायता चाहिए और उसके लिए क्या क्या काम करना है, वो सब हम अपने बजट में ही बता देते हैं। देखो क्या लिखा है, बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग
उद्यम जनता के सामाजिक कल्याण के लिए स्थापित और प्रबंधित किए जाते हैं। ऐसे उद्योगों के प्रबंध हेतु विभिन्न प्रावधान करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बजट तैयार किया जाता है। आपको यहाँ पे दो वर्ड पकड़ लेने, दो वर्ड। पहला, ऐसे उद्यमों के प्रबंध हेतु विभिन्न प्रावधान, मतलब इनको चलाने के लिए जो भी प्रोविजन चाहिए वो करना, और इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार क्या करती है, बजट बनाती है। तो आपको यहां तक इसको ध्यान रखना है। देख लो, आप पहला पॉइंट क्या है, सरकार हर साल बजट बनाती है और बजट बनाने के दौरान जितने भी सार्वजनिक उद्योग हैं, सरकारी उद्योग जिसे सरकार लोगों के कल्याण के लिए चला रही है, तो उन सभी उद्योगों को क्या क्या प्रोविजन चाहिए, प्रावधान चाहिए, और अगर कोई वित्तीय सहायता चाहिए तो वो सरकार अपने बजट के द्वारा ही डिसाइड करती है। आगे देखो क्या लिखा है, यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग अकुशल और घाटे में चल रहे हैं तो सरकार उन्हें निजीकरण की योजना भी बना सकती है। वो तो आप सबको पता है कि अगर कोई सरकारी उद्योग है और सरकार ने देखा बजट में कि वो उद्योग घाटे में चल रहा है, मतलब उसको कितना भी वित्तीय सहायता दो उससे कोई फायदा नहीं हो पा रहा, तो सरकार ऐसे उद्योगों का क्या करती है, निजीकरण कर देती है। तो ये आपका पहला उद्देश्य था, स्क्रीनशॉट कर लो इसको। कर लिया ना? चलो दूसरी तरफ चलो, दूसरे उद्देश्य की तरफ चलो। सरकारी बजट का उद्देश्य नंबर सेकंड, आर्थिक स्थिरता। क्या होती है आर्थिक स्थिरता? देखो, अगर एक देश में समग्र मांग और समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है तो वो देश आर्थिक तौर पर स्थिर है। अच्छा जी, आर्थिक स्थिरता का मतलब कि कीमत में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो सरकार बजट के द्वारा ये भरपूर कोशिश करती है कि अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए। ठीक है, अर्थव्यवस्था को स्थिर कर दिया जाए मतलब कि देश में कीमत में किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव ना हो, और सरकार ऐसा अपने बजट से करने की कोशिश करती है। पढ़ो जरा, बजट का मुख्य उद्देश्य, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी आपका, बजट का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है। यह करों, सब्सिडी और सरकारी व्यय के माध्यम से सामान्य मूल्य स्तर में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। सुन लिया आपने, स्थिरता लाने का क्या मतलब है कि जो कीमत में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जो सामान्य मूल्य स्तर में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, सरकार उसको नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए अगर मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं बच्चों? मुद्रास्फीति जब देश में समग्र मांग बड़ा हो जाए समग्र पूर्ति से, तो देश में कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती है, इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। समग्र मांग मतलब देश की कुल मांग, और समग्र पूर्ति मतलब देश की कुल पूर्ति। अगर देश की कुल मांग वस्तु और सेवाओं की पूर्ति से अधिक है तो कीमत बढ़ने लगेगी, इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में सरकार बजट के द्वारा पूरी कोशिश करेगी कि एडी को, एग्रीगेट डिमांड जो ज्यादा हो गया उसे घटाया जाए। कैसे? देखो क्या लिखा है, मुद्रास्फीति का मतलब कीमतों में लगातार वृद्धि, तो सरकार करों में वृद्धि कर सकती है और अपने व्यय को कम कर सकती है। सरकार अगर देखेगी कि देश में मुद्रास्फीति हो गई, महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार कर को बढ़ा देगी। क्या होगा बच्चों? टैक्स अगर बढ़ा तो वस्तु और सेवाएं महंगी होगी और लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे, और सरकार इसके अलावा क्या करेगी? सरकार अपने व्यय को कम कर देगी। सरकारी व्यय कम होने से क्या होगा? देश में जो समग्र मांग का स्तर बढ़ रहा था वो घटना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर अविस्फीति है, अविस्फीति क्या है आपका? अगर एडी छोटा है एएस से, तो अगर अविस्फीति है तो अविस्फीति को ठीक करने के लिए इसमें लगातार कीमतें घटती है, तो सरकार एडी को बढ़ाने की कोशिश करेगी। और क्या? वही दो काम, पहला सरकार टैक्स को घटाएगी ताकि लोगों को चीजें सस्ती लगे, लोग ज्यादा खरीदे, देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़े, और दूसरा गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर, सरकार अपने खर्चों को, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको घटाना शुरू कर देगी। देखो क्या लिखा है, सॉरी, उसको बढ़ाना शुरू कर देगी। क्या लिखा है? सरकार लोगों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए करों में कटौती करेगी, जैसा कि मैंने बोला आपको, तथा सब्सिडी भी देगी। और एक बात नहीं लिखी जो मैं आपको बता गया कि सरकार अपने खर्चों को भी क्या करेगी? बढ़ाना शुरू कर देगी।
तो कर लो इसको स्क्रीनशॉट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है यही वाला पॉइंट आपके एग्जाम में आ जाए। आर्थिक स्थिरता, ठीक है, क्या है आर्थिक स्थिरता? कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को रोक देना ही आर्थिक स्थिरता है। और कैसे? अगर मुद्रास्फीति है तो सरकार क्या करेगी? सरकार एडी को घटाने के लिए टैक्स को बढ़ाएगी, अपने खर्चे घटाएगी। और अगर अपस्फीति है तो एडी को बढ़ाने के लिए, वहां घटाना था एडी को, यहाँ एडी को बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स को घटाएगी, लोगों को सब्सिडी देगी और अपने खर्चों को बढ़ाएगी। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए उसके बाद तीसरी देखो, तीसरा क्या है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, आय और धन का पुनः वितरण। आय और धन का पुनः वितरण, रीएलोकेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ध्यान देना, इसका अर्थ है कि आय और संपत्ति के बीच के असमानता को कम करना। आपके देश में आय और संपत्ति में असमानता है और उस असमानता को कम करके बराबर करना, ठीक है, इनकम सभी लोगों में बराबर बटे, ये कोशिश सरकार बजट से करती है। इस नीति के माध्यम से सरकार समानता को बढ़ावा देना चाहती है। गरीबों की व्यय योग्य आय बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें सब्सिडी प्रदान करती है और अमीर वर्ग पर प्रयोज्य आय को कम करने के लिए व्यवस्था को प्रगतिशील बनाया गया है, ठीक है। समाज के अमीर वर्ग पर बोझ बढ़ा दिया गया है। यह सरकार राजस्व और कल्याणकारी व्यय के लिए माध्यम से सरकारी बजट को मतलब चलाती है। देखो सिंपल सी और सीधी सी बात मैं बोल रहा हूं, यहाँ जो भी लिखा है ये देखो, जो देश का पुअर पर्सन है, जो देश का गरीब बंदा है, उसकी क्रय शक्ति को बढ़ाना है तो सरकार इसको क्या करेगी? सरकार इसको दे देगी सब्सिडी। सरकार इसको क्या दे देगी? सब्सिडी दे देगी, आर्थिक सहायता। और जो देश का अमीर बंदा है, अमीर बंदा, इसकी अमीरी को थोड़ा घटाना है तो सरकार ऐसे लोगों पे क्या लगा देगी? भारी कर, हैवी टैक्स लगा देगी। क्या होगा इससे? अमीर पे जब भारी कर लगेगा तो अमीर के खरीदने की क्षमता थोड़ी कम होगी और यही टैक्स का पैसा, यही कर का पैसा गरीबों को आर्थिक सहायता के रूप में दे दिया जाएगा। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होगा? परिणाम स्वरूप ये होगा कि अमीर की जो अमीरी है वो थोड़ी कम होगी और गरीब की गरीबी भी थोड़ी कम होगी और जो असमानता है वो असमानता घटनी शुरू हो जाएगी। कर लो इसको स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। साधनों का आवंटन, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सरकार बजट बनाते समय कोशिश करती है कि साधनों का सही तरीके से आवंटन किया जाए, मतलब बंटवारा किया जाए। सरकार के दो उद्देश्य होते हैं, एक होता है लाभ कमाना, दूसरा होता है सामाजिक कल्याण। और सरकार संसाधनों को इस तरीके से बांटती है कि लाभ और कल्याण दोनों बढ़ जाए। सरकार क्या करती है? सरकार टैक्स रेट को कम करके निवेशकों को बुलाती है। अगर कोई निवेशक आवश्यक वस्तु लेके आया तो उसको सरकार कर छूट देके रखती है और अगर कोई निवेशक देश को नुकसान देने वाली वस्तु लाया, जैसे अल्कोहल जैसी चीजें, तो उनके ऊपर सरकार भारी कर लगा देती है। देखो क्या लिखा है, बजट नीति के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लाभ अधिकतमकरण, मतलब लाभ को बढ़ाना और सामाजिक कल्याण के अनुसार संसाधनों का पुनः वितरण करना होता है। सरकार कर और सब्सिडी नीति के माध्यम से संसाधनों के आवंटन को प्रभावित कर सकती है। कल्याणकारी कार्यों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार उत्पादकों को कर में रियायत देती है और सब्सिडी देती है। सरकार भारी कर लगाकर हानिकारक उपभोक्ता वस्तु, जैसे मैंने बोला अल्कोहल, शराब, सिगरेट, बीड़ी, है ना, इन सारी चीजों के उत्पादन को क्या करती है? हतोत्साहित करती है। सुन लिया सबने क्या बोल रहा हूं मैं? क्या है? संसाधनों का आवंटन। सरकार लाभ भी बढ़ाना चाहती है, सामाजिक कल्याण भी करना चाहती है और इसलिए निवेशकों को बुलाती है टैक्स को कम करके। अगर निवेशक अच्छी वस्तु लेके आया तो उसको सरकार और प्रोत्साहन देती है कर कम करके। और अगर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ऐसी चीजें लेके आया निवेशक तो सरकार इस चीज पे क्या करती है? भारी कर लगा देती है। देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, जो अभी आपने लास्ट तीनों पढ़े।
पहला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा जो 3 पढ़े वो तीनों ही उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक आपके पेपर में जरूर आएगा। आगे ध्यान देना, आगे ध्यान देना, सरकारी बजट का वर्गीकरण। अगर कोई पूछे आपको कि बजट कैसे बटा होता है, तो बजट के सरकारी बजट को 2 व्यापक घटक है, एक है बजट प्राप्ति और एक है बजट व्यय। देखो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, देखो इस तरीके से है, जो बजट है उसके 2 घटक है, एक है रेवेन्यू बजट, राजस्व बजट, और एक है कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। और रेवेन्यू के 2 पार्ट है, एक है रेवेन्यू रिसेट्स, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ऐसे ही कैपिटल के भी 2 पार्ट है, कैपिटल रिसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो पहले हम दोनों प्राप्तियों को पढ़ लेते हैं, दोनों जो रिसिप्ट है ना, इन दोनों को हम पहले पढ़ लेते हैं। इसलिए बोला गया कि सबसे पहले हम बजट प्राप्ति पढ़ेंगे और फिर दोनों एक्सपेंडिचर को हम पढ़ेंगे, मतलब बजट व्यय को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस हिसाब से सोचें तो बजट 2 है, बजट प्राप्ति है, बजट व्यय है। प्राप्ति में 2 प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसेट्स राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसेट्स। और ऐसे व्यय में भी 2 व्यय हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय, और दूसरा क्या है आपके पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय। तो कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एक एक करके पढ़ते हैं सबको। चलिए आगे देखिए क्या है आपके पास। सबसे पहले बजट प्राप्ति किसे कहते हैं? अरे भाई क्या ही पूछ रहे हो यार, कुछ नहीं होता। एक वित्तीय वर्ष में सरकार को अनुमानित कितनी प्राप्ति मिल सकती है, वो बजट प्राप्ति है। बजट प्राप्ति एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से, जितने रास्ते हैं पैसा कमाने के, सरकार की कुल अनुमानित वर्ड याद रखे, धन प्राप्ति को दर्शाता है। सुन गए क्या है बजट प्राप्ति? आने वाले साल में सरकार को हर जगह से कुल कितनी प्राप्ति मिल सकती है, वो बजट प्राप्ति है। और बजट प्राप्ति के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसेट्स, और दूसरा क्या होता है आपका कैपिटल रिसेट्स पूंजीगत प्राप्ति। तो चलो सबसे पहले राजस्व प्राप्ति को समझते हैं। क्या लिखा है जरा ध्यान देना, क्या है राजस्व प्राप्ति? पहले अगर आप सरल भाषा में समझें, सरकार की वो प्राप्ति जो सरकार को प्रतिदिन मिलती है, दिन प्रतिदिन मिलने वाली प्राप्ति, रेगुलर मिलने वाला पैसा सरकार को, और इस प्राप्ति से सरकार की किसी संपत्ति में कमी या सरकार के किसी कर्जे में वृद्धि नहीं होती है। राजस्व प्राप्ति वो प्राप्ति है जो सरकार को रेगुलर बेस पर मिलती है और इस पैसे के आने से सरकार की किसी संपत्ति में कमी नहीं होगी और कर्जे में वृद्धि नहीं होगी, वो राजस्व प्राप्ति है। देखो ये सरकार की वो प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की किसी भी संपत्ति में कमी नहीं आती है और ना ही सरकार की किसी भी देनदारी का सृजन होता है, ना सरकार का कर्जा बढ़ता, ना सरकार की संपत्ति घटती, तो वो राजस्व प्राप्ति है। और राजस्व प्राप्ति के 2 प्रकार है, कर प्राप्ति और गैर कर प्राप्ति। कर प्राप्ति और गैर कर प्राप्ति, चलो दोनों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले कर प्राप्ति क्या है? वेरी सिंपल, अगर सरकार को कोई पैसा ऐसा मिला जिससे सरकार की संपत्ति का घटना या कर्जे का बढ़ना नहीं हुआ और वो टैक्स है, वो कर है, तो हम उसे कर प्राप्ति कहते हैं। देखो ये सरकार की वो प्राप्तियां हैं जो कर घटक मतलब कर स्रोत से प्राप्त होती है। कर किसी भी कानून के तहत सरकार को किया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है। टैक्स क्या है ये भी जान लो आप, टैक्स क्या है? जो एक अनिवार्य भुगतान है जिससे कोई बच नहीं सकता, हर बंदे को करना पड़ेगा। करदाता बदले में सरकार से किसी भी सेवा या लाभ की अपेक्षा ना रखे। यदि कोई व्यक्ति कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो उस पर सरकार जो है दंड भी लगाती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और अब आपको हम बताएंगे कि कर के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। पहले ये पता चल गया कर क्या है? कर एक आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या एक कंपनी सरकार को करेगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि कर देने के बाद आप सरकार से किसी प्रत्यक्ष लाभ की उम्मीद ना रखें। और उसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि कर द्वारा जो सरकार को प्राप्ति होगी वो सरकार की कर राजस्व प्राप्ति होती है। चलिए अब देखिए कर के 2 प्रकार है, जैसा कि मैंने आपको बोला, एक है प्रत्यक्ष कर, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। बहुत सिंपल सी बात है, आप समझो। देखो
जब आप कोई वस्तु या सेवा खरीदोगे या बनाओगे तो उस समय आपके ऊपर जो कर लगेगा वो अप्रत्यक्ष कर है, और इस कर के भुगतान को जिस पर लगाया जाता है ये कर, वो व्यक्ति इस कर को किसी और व्यक्ति पर हस्तांतरित कर सकता है। ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका आपके पास जीएसटी है। सपोज करो मैं ये फोन बनाता हूं, मेरी कंपनी ये फोन बनाती है और सरकार ने मेरे ऊपर क्या लगा दिया, सरकार ने मेरे ऊपर जीएसटी लगा दिया। तो मैं क्या करूंगा, इस फोन पे जो जीएसटी लगा है वो जीएसटी इस फोन के रेट में जोड़ के, और कस्टमर मान लो आप खरीदते हो इसको तो आपकी जेब से निकाल लूंगा। तो ये जो कर है ये कर है आपका अप्रत्यक्ष कर। फिर दूसरी तरफ प्रत्यक्ष कर क्या है, वह कर जो व्यक्ति या कंपनी की आय और संपत्ति पर लगाया जाता है, जिस कर को व्यक्ति या कंपनी किसी और पर हस्तांतरित नहीं कर सकता। मतलब अगर सरकार ने मेरी इनकम पे टैक्स लगाया तो उसे मैं अपनी ही इनकम से भरूंगा, मैं किसी और पे उसको हस्तांतरित नहीं कर सकता हूं। आओ चलो देखो क्या लिखा है। लिखा है प्रत्यक्ष कर वे कर है जिनका भार वहन करने वाला व्यक्ति स्वयं ही उसे सरकार के पास जमा कराता है। जो इसके भार को उठाएगा वही सरकार को जमा कराएगा, आप किसी और पर नहीं डाल सकते। अप्रत्यक्ष कर वे कर है जिनका भार वह व्यक्ति स्वयं सरकार के पास जमा नहीं कराता है। नहीं, ठीक है ना, मतलब कि वो व्यक्ति अपनी जेब से नहीं देगा, किसी और से वसूल लेगा। देखो, इन करों का बोझ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, अर्थात कर की राशि किसी अन्य से वसूली नहीं जा सकती है, जिस पे लगेगा वही भरेगा। इन करों का भार परिवर्तनीय होता है, अर्थात कर की राशि सीमा शुल्क से वसूली की जा सकती है, मतलब कि किसी और व्यक्ति से, किसी अन्य व्यक्ति से आप वसूल सकते हो। ये कर प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं। प्रगतिशील मतलब ये एक ऐसा कर होता है जो आपकी इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। मतलब रिच लोगों पे, अमीर लोगों पे ये ज्यादा लगता है, गरीब पे कम लगता है। लेकिन ये कर प्रतिगामी होते हैं। प्रतिगामी मतलब चाहे आप रिच हो चाहे आप पुअर हो, आपके पास इक्वल रेट से लगेगा। तो ये क्या है, आपका प्रतिगामी कर है, मतलब अप्रत्यक्ष कर है। एग्जाम्पल, आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है। अप्रत्यक्ष कर में देखो वस्तु और सेवाओं को बनाने का कर, सीमा शुल्क इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट कर लें। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, चले बढ़े आगे। चलिए, भारत में कर के दो प्रकार है, मैंने बता ही दिया आपको, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, इसकी बात हमारी हो गई है। अब आ जाओ गैर कर प्राप्ति। बच्चों क्या बात हुई थी हमारी? हमारी बात हुई थी कि जो बजट रिसिप्ट होता है उसके दो पॉइंट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, राजस्व प्राप्ति, उसके दो पॉइंट है, एक है टैक्स रेवेन्यू कर प्राप्ति और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू गैर कर प्राप्ति। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? अब हमारी बात होने वाली है गैर कर प्राप्तियों की। ध्यान देना, सरकार की वो राजस्व प्राप्ति, सरकार का वो रेवेन्यू रिसिप्ट जिसमें जो है रेवेन्यू लेकिन सरकार के लिए मतलब वो कर नहीं है, वो प्राप्ति जो है तो राजस्व प्राप्ति लेकिन कर नहीं है, गैर कर है। देखो टोटल कितने पॉइंट्स है इसमें। पहला, जुर्माना। बताओ, सरकार अगर किसी पे जुर्माना लगाती है तो सरकार के लिए वो प्राप्ति है, लेकिन वो कर प्राप्ति नहीं है। क्या है सरकार की? वो गैर कर प्राप्ति है। जुर्माना वह भुगतान है जो कानून तोड़ने वालों द्वारा आर्थिक दंड के रूप में सरकार को दिया जाता है। इसका उद्देश्य राजस्व अर्जित करना नहीं बल्कि लोगों को कानून के प्रति सम्मान दिलाना है। ठीक है, सरकार जुर्माना इसलिए लगाती कि सरकार की कमाई हो जाए, नहीं, सरकार जुर्माना इसलिए लगाती है ताकि लोग कानून का पालन करते रहें, और ये सरकार की पहली गैर कर राजस्व प्राप्ति है। और देखो क्या है नॉन टैक्स में, बहुत सारे होते हैं। शुल्क, ठीक है, शुल्क क्या होता है? शुल्क सरकार को लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भुगतान। जैसे क्या, रजिस्ट्री करवा रहे हो, ठीक है, जमीन की रजिस्ट्री, तो उसके लिए आपको सरकार को शुल्क देना पड़ेगा। जैसे आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हो तो उसके लिए आपको सरकार को शुल्क देना पड़ेगा।
सरकार अगर किसी भी प्रकार की सेवा आपको देती है तो उस सेवा पर आपसे कुछ राशि लेती है, जिसको सरकार क्या बुलाती है? शुल्क बुलाती है। ठीक है, अगला देखो क्या है, एस चीट। ये एस चीट लिखा है, इस पे ध्यान देना, ये सही कर लेना आप। एस चीट क्या होता है? देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो जब उसकी मृत्यु होगी, जब वो मरेगा, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी? सरकार को। और सरकार अपनी ऐसी इनकम को एस चीट इनकम कहती है। यह राजस्व, यह राज्य की आय को संदर्भित करता है, जो लोगों द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ी गई संपत्तियों से उत्पन्न होती है। बहुत सिंपल, कोई व्यक्ति है जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो जब उसकी मृत्यु होगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? गवर्नमेंट को चली जाएगी। और गवर्नमेंट को यहां से जो आय मिली उसे आप एस चीट इनकम, एस चीट, वो गलत लिखा है, एस किट लिखा है, एस चीट इनकम कहते हैं उसको। ठीक है, अगला देखो, अनुदान या दान। सरकार को अलग अलग समय पर दान या अनुदान मिलता है। जैसे मान लो बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, भूकंप आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो इन सारी चीजों पे सरकार को देश के अंदर के लोगों से भी, नागरिकों से भी, गैर नागरिकों से भी जो पैसा मिलता है वो दान या अनुदान है। और ये भी सरकार की गैर राजस्व प्राप्ति का गैर कर प्राप्ति का भाग है। अगला, सार्वजनिक उद्यमों से आय। सरकार के जो अपने उद्योग हैं, जैसे मैंने बोला कि इंडियन रेलवेज है, ठीक है, इंडियन ऑयल है, तो यहां से जो सरकार की कमाई होती है उसे सार्वजनिक उद्यमों से आय कहते हैं। अगला देखो क्या है आपके पास, ब्याज। ब्याज क्या है? सरकार जब उधार देती है, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो उधार दे दिया किसको? राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर लोन दिया तो बदले में लोन पे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो वो जो ब्याज है वो क्या है सरकार के लिए? वो सरकार के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, गैर कर राजस्व प्राप्ति। चलिए, तो अभी आप बात कर रहे थे राजस्व प्राप्ति की। क्या था राजस्व प्राप्ति? जिससे सरकार की संपत्ति का घटना या कर्जे का बढ़ना नहीं हुआ। कितने टाइप का था रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, राजस्व प्राप्ति के अंदर क्या था आपके पास? टैक्स और नॉन टैक्स। तो ये हो गया अब आपका। अब इसके बाद बारी आती है अगली चीज की कि भाई पूंजीगत प्राप्ति क्या है सरकार के लिए? बहुत सिंपल, अगर सरकार को कहीं से कोई पैसा मिला और उस पैसे के आने से सरकार की या तो संपत्ति कम हो गई या सरकार का कर्जा बढ़ गया, तो हम कहेंगे सरकार को कैसी प्राप्ति मिली है? सरकार को पूंजीगत प्राप्ति मिली है। देखो, ये प्राप्तियां सरकार की वो प्राप्तियां हैं जिसके कारण सरकार की कोई देनदारी बनती है, मतलब कर्जा बढ़ता है, या सरकार की संपत्ति में कमी आती है, संपत्ति कम हो जाती है। ध्यान रखें। और ये रेगुलर मिलने वाली प्राप्ति नहीं है, ये कभी कभी मिलने वाली प्राप्ति है, ये नियमित प्राप्ति नहीं होती है। और इसके अंदर 3 पॉइंट है। पहला है ऋण की वसूली, दूसरा है विनिवेश, और तीसरा है उधार और अन्य देनदारियां। आओ देखो एक एक करके तीनों को। सबसे पहले ऋण की वसूली। अब बताओ, सरकार ने किसी को ऋण दे रखा है और अगर वो सरकार अब उसकी वसूली कर ले कि भाई मेरे पैसे वापस, तो सरकार का जो एक संपत्ति है निवेश नाम का, अगर आप किसी को उधार देते हो तो आपकी तो संपत्ति बनी ना, तो जैसे ही आप वो उधार के पैसे वापस ले लोगे तो आपकी संपत्ति क्या हो गई? कम। देखो, दूसरों को दिया गया ऋण सरकार की संपत्ति होती है। लिया है ऋण तो कर्जा, लेकिन दिया है तो संपत्ति। और अगर सरकार ऋण की वसूली कर ले तो सरकार की संपत्ति क्या हो गई? कम हो गई। तो इसलिए ये पूंजीगत प्राप्ति है। दूसरा विनिवेश। विनिवेश किसे कहते हैं? अगर सरकार अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा निजी क्षेत्रों को बेच देती है तो उसे हम विनिवेश कहते हैं। और अगर सरकार ऐसा करेगी तो आप बताओ, सरकार की संपत्ति कम हो गई ना, तो इसलिए इसे भी हम कहां रखते हैं? पूंजीगत प्राप्ति में रखते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आओ, उधार और अन्य देनदारियां। उधार, सरकार उधार भी ले सकती है। भाई उधार से लायबिलिटी बढ़ जाती है, बोरोइंग से। कहां से ले सकती है? फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी सरकार से, फॉरेन बैंक, विदेशी बैंकों से, ठीक है,
उसके बाद आपका अपने देश की आरबीआई से, उसके बाद आपका जर्नल पब्लिक से, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से सरकार इन जगहों से उधार ले सकती है। और सरकार इनमें से कहीं से भी उधार ले तो सरकार के ऊपर क्या चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया, तो इसलिए हम इसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। सरकार शेयर प्रतिभूति जारी करके आम जनता से, भारतीय रिजर्व बैंक से, शेष विश्व से धन उधार लेती है, जिससे सरकार की देयता मतलब देनदारी उधार बढ़ जाती है, और इसलिए हम सरकार की इस प्राप्ति को कहां रखते हैं, पूंजीगत प्राप्ति में। ध्यान रखें, ऊपर जो दोनों थे सरकार की, वो पूंजीगत प्राप्ति थी जिसमें सरकार की संपत्ति घट रही थी, मतलब ऐसी पूंजीगत प्राप्ति जो ऋण नहीं बनाती है, कर्जा नहीं बनाती। और ये वाली जो पूंजीगत प्राप्ति है, ये एक ऐसी पूंजीगत प्राप्ति है, रोशन बाबू पानी दो, गला तो गया। ये एक ऐसी पूंजीगत प्राप्ति है जिससे क्या होता है, जिससे सरकार के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता रहता है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्या है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के बीच अंतर। आप सारे अंतर जानते हैं। पहला, ये सरकार, आपको पता है राजस्व प्राप्ति क्या है, सरकार की संपत्ति का घटना या कर्जे का बढ़ना नहीं होगा। इसमें क्या होगा, या तो संपत्ति घटेगी या तो कर्जा बढ़ेगा। उसके बाद ये आवृत्ति होती है, मतलब बार बार मिलता है ये पैसा, ये गैर आवृत्ति होती है कभी कभी, ठीक है। राजस्व प्राप्ति ऋण सृजन नहीं करती है, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, और पूंजीगत प्राप्ति से कर्जा बढ़ता है आपका, ठीक है। उदाहरण, कर प्राप्ति, शुल्क, जुर्माना, ब्याज, दंड, ये सब इसके उदाहरण है। इसमें ऋण की वसूली, विनिवेश और उधारी, ठीक है। तो अब याद रखें कि कुल प्राप्ति बराबर सरकार की कुल प्राप्ति कहां से मिलेगी, तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों का जोड़ आपका कुल प्राप्ति कहलाता है। बोलो ठीक हो, यहां तक बढ़ू मैं यहां से आगे। चलिए यार बच्चों, थोड़ा ना गले में मेरे प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए आवाज का थोड़ा सा इश्यू रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, इतना सबको। चलो बढ़ो, आओ आगे। देखो क्या है, ये प्रश्न है आपके पास कुछ, आप स्क्रीनशॉट कर लो इसको। इसमें राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति पहचानना है, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें एक दो करके दिखा देता हूं। विश्व बैंक से ऋण, तो कर्जा बढ़ा तो पूंजीगत प्राप्ति। निगम कर, तो ये तो कर प्राप्ति है, तो ये क्या है आपका, ये जो है आपका, ये क्या था आपका, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति। निगम कर, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति, है ना। तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट देखने। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बजटीय व्यय। जैसे आपने पीछे क्या पढ़ा कि बजट प्राप्ति क्या है, सरकार को एक वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से होने वाली प्राप्ति बजटीय प्राप्ति है। तो वैसे ही सरकार को एक वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों पर जितना खर्च करना पड़ेगा वो क्या है, वो है बजटीय व्यय। देखो क्या लिखा है, यह एक वर्ष में सरकार के कुल अनुमानित व्यय को दर्शाती है। और इसके भी दो टाइप है, एक है राजस्व व्यय और एक है पूंजीगत व्यय। आओ दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पता चल गया बजटीय व्यय क्या है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार को जितना अनुमानित व्यय करना पड़ेगा वो बजटीय व्यय है, और इसके दो टाइप, राजस्व और पूंजीगत। चलो ध्यान देना। सबसे पहले राजस्व व्यय, बहुत सिंपल, वो खर्चा जो रेगुलर करेगी सरकार, वो खर्चा जिससे सरकार की संपत्ति का बढ़ना या कर्जे का घटना नहीं होगा। देखो ये सरकार के वो व्यय हैं जो ना तो कोई संपत्ति बनाते हैं, मतलब सरकार की संपत्ति को बढ़ाने का काम नहीं करते, और ना ही सरकार की देनदारी को मतलब कर्जे को घटाते हैं। तो ये है राजस्व व्यय, और ये हमेशा के होने वाले व्यय हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, ब्याज का भुगतान, उपहार, अनुदान, किसी भी प्रकार का दान, रक्षा सेवा पर व्यय, सरकार का वेतन, बिल, कर, ये सब जो है सरकार के लिए क्या है, ये सब सरकार के राजस्व व्यय है। स्क्रीनशॉट कर लो, ये वो खर्चा जो ना तो संपत्ति को बढ़ाएगा ना कर्जे को घटाएगा। सेम ऐसे ही अब बारी पूंजीगत व्यय की।
अब आप समझ जाओ, सरकार का वो खर्चा जिससे या तो सरकार की संपत्ति बढ़ेगी या कर्जा घटेगा, तो वो आपका पूंजीगत व्यय है। देखो, ये सरकार के वो व्यय हैं जो सरकार की देनदारी में कमी, देनदारी लायबिलिटी को कम करेगा या सरकार के किसी भी संपत्ति के निर्माण की ओर ले जाता है या सरकार की संपत्ति को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए ऋण की अदायगी, कोई पुराना लोन था वो चुका दिया, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, सरकार द्वारा भूमि खरीदी गई, भवन बनाया गया, सरकार ने मशीनें खरीदी, स्कूल बनाया, फ्लाईओवर बनाया, अस्पताल बनाए, कॉलेज बनाया, तो यहाँ पे सरकार जो है कैसा व्यय कर रही है, पूंजीगत व्यय। और ये रेकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होता है, ये सरकार दिन प्रतिदिन नहीं करती है, रेगुलर खर्चे नहीं होते हैं ये, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच क्या अंतर है, सबको पता चल गया। वो व्यय जो संपत्ति को बढ़ाना या कर्जे को घटाना नहीं करती है, वो राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय वो व्यय जो संपत्ति को बढ़ाएगी या कर्जे को घटाएगी। इसका नेचर कैसा होता है, आवृत्ति, बार बार वाला खर्चा है, और ये गैर आवृत्ति वाला खर्चा है। ये व्यय सरकार के सामान्य कामकाज पर होता है, ये संपत्ति के सृजन या कर्जा उतारने के लिए किया जाता है। उदाहरण है आपके पास, फिर फॉर्मूला कि कुल व्यय कैसे निकालोगे, तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, जैसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ोगे तो आपको आपका टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको पहचानना है कि ये कैसा व्यय है, बताओ। राज्य सरकार को दिया गया अनुदान, अनुदान मतलब फाइनेंशियल हेल्प दिया आपने, तो कैसा खर्चा है ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय। ऋणों का भुगतान, कर्जा उतर गया ना, तो ये कैसा खर्चा है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। स्क्रीनशॉट कर लो, इन क्वेश्चंस के आंसर करके देख लेना एक बार, ठीक है। चले आ जाओ जी, देखो सरकारी बजट की स्थिति, सरकारी बजट किस स्थिति का हो सकता है, 3 स्थिति में जा सकता है बजट। पहला, संतुलित बजट, बहुत सिंपल ना, अगर सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय सरकार के टोटल रिसिप्ट कुल प्राप्ति के बराबर है, तो सरकार का बजट संतुलन में है। यह वह स्थिति है जब बजटीय व्यय, ठीक है, बजटीय प्राप्ति के बराबर होती है। अधिशेष बजट, आप बताओ क्या होना चाहिए, अगर सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर छोटा है और टोटल रिसिप्ट कुल प्राप्ति बड़ी है, तो हम कहेंगे सरकार का कैसा बजट बना, अधिशेष बजट बना। ये कुछ नहीं है, ये रहा आपका टोटल एक्सपेंडिचर छोटा है, किससे, टोटल रिसिप्ट से, कुल प्राप्ति से, खर्चे कम प्राप्तियां ज्यादा, तो जो बजट है वो अधिशेष बजट बना। तीसरा, घाटे का बजट, आप खुद ही समझ जाओ क्या बोल रहा हूं मैं। घाटे के बजट का क्या मतलब है, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार ने जो कुल व्यय सोचा वो बड़ा है और सरकार की जो कुल रिसिप्ट है, कुल प्राप्ति वो छोटी है, तो ये क्या है, ये है घाटे का बजट। चलिए आगे बढ़ते, 3 तरीकों का बजट बन सकता है। अब देखो घाटे का बजट क्या होता है, तो मैंने बता ही दिया आपको कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर बड़ा हो जाए टोटल प्राप्ति से, तो सरकार को घाटे का बजट हो गया। अब कितने तरीकों का घाटा हो सकता है बजट में, तो 3 तरीकों का, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, 3 तरीकों का घाटा हो सकता है। पहले आप समझो राजस्व घाटा क्या है, वेरी सिंपल, सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय अगर बड़ा हो जाए सरकार के राजस्व प्राप्ति से, तो सरकार को राजस्व घाटा हो गया। फिर राजकोषीय घाटा, जिसको आप उधार का भी नाम देते हो, ये क्या होता है, अगर सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय बड़ा हो गया टोटल रिसिप्ट कुल प्राप्ति से, किसको छोड़कर, तो प्राप्ति में एक प्राप्ति थी उधार, उधार को, बोरोइंग को छोड़कर, तो ये सरकार के राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बड़ा हो गया। टोटल रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट से एक चीज को छोड़ के, किसको छोड़ के, बोरोइंग को, तो ये राजकोषीय घाटा है। और प्राथमिक घाटा क्या है, अगर सरकार अपने राजकोषीय घाटे, फिस्कल डेफिसिट, जिसको आप बोरोइंग भी कहते हो,
उसमें से एक चीज माइनस कर दे। क्या माइनस कर दे? पिछले साल के उधार का ब्याज, इंटरेस्ट पेमेंट। अगर सरकार इस साल के राजकोषीय घाटे से पिछले साल के उधार के ब्याज को माइनस कर दे तो बस जो बचेगा वो प्राथमिक घाटा होगा। चलिए बढ़िया आगे। ये रहा आपका राजस्व घाटा। देखो क्या लिखा है, यह राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता से है। ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करो तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको मिल जाएगा। अगला राजस्व घाटे का निहितार्थ। अगर किसी देश को राजस्व घाटा हो गया तो ये क्या दर्शाता है? राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय मुख्यतः सरकार के आवृत्ति व्यय मतलब दिन प्रतिदिन के खर्चे को दर्शाती है। इसलिए उच्च राजस्व घाटा सरकार को अपने व्यय में कटौती करने या कर प्राप्ति को बढ़ाने के लिए संकेत देता है। अगर ये घाटा बढ़ गया तो सरकार को इशारा मिल रहा है कि या तो खर्चे कम कर या अपनी कमाई टैक्स को बढ़ा ले। भारत जैसे कम विकसित देशों में गरीब लोगों को उच्च कर देने के लिए बाध्य करना कठिन है। ऐसी स्थिति में सरकार उधार या निवेश के माध्यम से उच्च राजस्व घाटे का सामना करने के लिए बाध्य हो जाती है। सुना आपने, भारत एक गरीब देश है, यहाँ पे लोगों को आप ये नहीं बोल सकते कि ज्यादा टैक्स दो। तो सरकार इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करती है? उधार लेती है। उधार सरकार की देनदारी उत्पन्न करती है जिससे सरकार के ऊपर कर्जा बन गया, जबकि विनिवेश सरकार की परिसंपत्तियों में कमी का कारण बनता है। देखो कितने साफ और सीधे वर्ड्स में लिखा है कि अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बड़ा हो गया रेवेन्यू रिसिट से, है ना, तो अब आपके दिन प्रतिदिन के खर्चे आप नहीं कर पा रहे हो। इस केस में या तो आपको टैक्स बढ़ाना होगा या आपको कहीं से उधार लेना होगा। भारत में टैक्स बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सरकार या तो उधार लेगी या अपनी संपत्तियों को बेचेगी और उसके बाद जाके इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। उसके बाद अगला घाटा राजकोषीय घाटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी को कुछ लोग उधार के नाम से भी जानते हैं। यह उधार के अलावा कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता से है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर बड़ा हो गया टोटल रिसिप्ट से, किसको छोड़ के? उधार को छोड़कर। क्यों उधार क्यों छोड़ दिया? क्योंकि राजकोषीय घाटे का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? उधार है। ठीक है, चलो, अर्थात राजकोषीय घाटा सरकार के उधार के बराबर है। राजकोषीय घाटा मैंने बता ही दिया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, किसको छोड़कर? तो बोरिंग्स, उधार को छोड़कर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बारी। राजकोषीय घाटे का एक ये फॉर्मूला भी होता है कि कुल व्यय में से राजस्व प्राप्ति माइनस कर दो, ठीक है, और उसके बाद जो है पूंजीगत प्राप्तियां उधार को छोड़कर जो है वो भी माइनस कर दो कुल व्यय में से। राजकोषीय घाटा, आप ये सारे फॉर्मूले देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप फॉर्मूले। चलिए मैं अभी आपको समझा भी देता हूं। अब आप ध्यान दें कि राजकोषीय घाटे का निहितार्थ क्या है। अगर किसी देश को राजकोषीय घाटा हो गया, उसका टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से बड़ा हो गया उधार को छोड़कर, तो क्या होगा? सबसे पहला यह मुद्रास्फीति का कारण बनता है। देखो अगर आपका कुल व्यय बड़ा है टोटल रिसिप्ट से उधार को छोड़कर, तो अब आपको इस घाटे को भरने के लिए भी क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा, बोरिंग लेनी पड़ेगी। और अगर आपने उधार किससे ले लिया? आरबीआई से। तो आप सबको पता है कि जब आरबीआई उधार देता है, जब आरबीआई उधार देता है तो देश में नया पैसा आने के चांसेस होते हैं। आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करके दे देता है और जब देश में नया पैसा आएगा तो वो मुद्रास्फीति को, महंगाई को बढ़ाएगा। दूसरा, अगर आपको राजकोषीय घाटा हुआ तो विदेशी देशों पर आपकी निर्भरता बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको लगातार विदेशी देशों के पास जाना पड़ेगा उधार मांगने के लिए। ठीक है। तीसरा इससे भावी पीढ़ी मतलब फ्यूचर जनरेशन के ऊपर ब्याज सहित ऋण चुकाने का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। सुना आपने, एक, अगर आपको राजकोषीय घाटा हुआ तो आपको आरबीआई से उधार लेना पड़ेगा तो महंगाई बढ़ सकती है। विदेशी देशों से उधार लेने गए तो विदेशी देशों के ऊपर निर्भरता बढ़ जाएगी। और अगली चीज, जो भावी पीढ़ी है, आने वाला जनरेशन, उसके ऊपर आप कर्जे का बोझ छोड़ जाओगे। और अगली चीज ध्यान दो, स्क्रीनशॉट कर लो इसको। अगली चीज ध्यान दो, क्या लिखा है?
राजकोषीय घाटे में वृद्धि का अर्थ है उधार में वृद्धि, अर्थात अंततः ब्याज व्यय में वृद्धि, अर्थात राजस्व घाटे में भी वृद्धि। और आप किस में फंस जाओगे? आप ऋण जाल में फंस जाओगे। अगर लगातार आपके देश को राजकोषीय घाटा होता रहा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका देश किस में फंस जाए? आपका देश ऋण जाल में फंस जाए। बोलो ठीक हो यहां तक? अब अगला घाटा प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा क्या होता है बच्चों? मैंने क्या बताया, ये साल चल रहा है आपका, मान लो 2025-26 और इस साल आपको 100 करोड़ का राजकोषीय घाटा हो गया, 100 करोड़ का राजकोषीय घाटा। ठीक है, अच्छा जी, पिछला साल चल रहा था 2024 से 25 और पिछले साल आपको 150 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ, जिसके लिए आपने उधार लिया और उधार लिया आपने 10% के ब्याज दर पे। अब आप बताओ 150 करोड़ का 10% मतलब आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 15 करोड़। तो अब आप इस साल आ जाओ, इस साल का घाटा क्या है? 100 करोड़। 100 करोड़ का इस साल का घाटा और पिछले साल के उधार पे ब्याज कितना है? देखो ना, 150 करोड़ पिछले साल उधार था आपका, 150 करोड़, उस पे 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10% के ब्याज पे लिया तो 15 करोड़ आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस साल के राजकोषीय घाटे में से ये 15 करोड़ पिछले साल के उधार का जो ब्याज है उसे घटा दो, जो बच गया आपके पास 85 करोड़, 85 करोड़, वो आपका प्राथमिक घाटा है। देखो क्या लिखा है, यह राजकोषीय घाटे और ब्याज के भुगतान के बीच का अंतर होता है। याद रखो, कौन सा ब्याज? पिछले साल के उधार का ब्याज। देखो, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान होता है। समझ में आया? देखो, इस साल कितना हुआ था राजकोषीय घाटा? 100 करोड़। पिछले साल कितना हुआ था? 150 करोड़। भरने के लिए आपने उधार लिया 10% के ब्याज रेट पे, 150 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा? 15 करोड़। तो इस साल के राजकोषीय घाटे मतलब 100 करोड़ में से वो 15 करोड़ घटा दो, जो 85 करोड़ बच गया वो प्राथमिक घाटा है। आगे देखो क्या लिखा है, राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है, जिसमें से राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज भुगतान भी शामिल होता है। याद रखे, कोई कहेगा कि वो कौन सा घाटा है जिसमें ब्याज का भुगतान जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, उसमें ब्याज का भुगतान जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम प्राथमिक घाटे पे जाने लगे, प्राइमरी डेफिसिट पे जाने लगे, तो हमने राजकोषीय घाटे में से क्या घटा दिया? ब्याज के भुगतान को घटा दिया। प्राथमिक घाटा सरकार की उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है, जिसमें ब्याज का भुगतान शामिल नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो पहले तो मीनिंग समझ लो। इस साल का राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, एक वर्ष के राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान अगर आप घटा दोगे तो आपको प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। और जब आपको प्राथमिक घाटा मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक घाटे में ब्याज का भुगतान जुड़ा हुआ नहीं है। तो ब्याज का भुगतान कहां जुड़ा है? राजकोषीय घाटे में जुड़ा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, इन सारी बातों के बाद ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और आप एक बार ये न्यूमेरिकल्स को भी ट्राई कर लेना। मैं आपको भी सारे फॉर्मूले एक बार लिख के दे देता हूं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी है, ये 2 क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो फॉर्मूले देखो एक बार। देखो, एक फॉर्मूला आपको ये पता चला कि अगर हमें टोटल रिसिप्ट निकालना है, कुल प्राप्ति, तो उसमें 2 चीजें होती है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति, और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति। फिर आपको पता चला कि अगर हमें रेवेन्यू रिसिप्ट चाहिए तो उसमें एक तो होता है टैक्स रिसिप्ट, कर प्राप्ति, और प्लस में दूसरा क्या होता है? नॉन टैक्स रिसिप्ट, गैर कर प्राप्ति। और अगर आपको कैपिटल रिसिप्ट चाहिए, पूंजीगत प्राप्ति, तो उसमें 3 चीजें होती है। एक होता है आपका रिकवरी ऑफ लोन, ऋण की वसूली, दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, और तीसरा होता है आपके पास बोरिंग्स, उधार। उसके अलावा अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए, कुल व्यय चाहिए, तो कुल व्यय के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ना होगा। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हो रेवेन्यू डेफिसिट की, राजस्व घाटे की, तो आपको क्या करना होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से
रेवेन्यू रिसिप्ट को घटाना होगा। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट जो है वो बोरोइंग का दूसरा नाम है, राजकोषीय घाटे का दूसरा नाम उधार है। इसके लिए आपको टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस करना होगा बोरोइंग्स को छोड़कर। इस चीज को अगर आप थोड़ा और पहले एक बार वो देख लो, प्राइमरी डेफिसिट। अगर आपको प्राइमरी डेफिसिट चाहिए, प्राथमिक घाटा, तो आपको फिस्कल डेफिसिट में से माइनस करना होगा इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप पहले स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं और एलिब्रेट करके थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं। देखो, आपको मैंने क्या बोला, मैंने आपको कहा कि अगर आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना है, राजकोषीय घाटा, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस कर दो बोरोइंग को छोड़कर। अब आप बताओ टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसमें क्या आता है, इसमें आता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस, और जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कैपिटल रिसिप्ट बोरोइंग को छोड़कर। अब आप देखो, आप जानते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस होता है तो क्या मिलता है, रेवेन्यू। बताओ आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, बोलो, रेवेन्यू डेफिसिट। तो मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूं, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस में क्या है यहाँ पे बच्चों, प्लस में यहाँ पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, क्या छोड़कर, बोरोइंग को छोड़कर। तो आपको फिस्कल डेफिसिट का एक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम क्या है, बोरोइंग। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, ये जो कैपिटल रिसिप्ट है बोरोइंग को छोड़कर, उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्ति, इसको कुछ लोग गैर, मतलब कुछ लोग इसको कहते हैं वह पूंजीगत प्राप्ति जो सरकार के ऊपर ऋण सृजित नहीं करती है। यह वह पूंजीगत प्राप्ति है जो सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा नहीं बनाती है। तो बच्चा पार्टी, ये आपका पूरा चैप्टर था सरकारी बजट। ठीक है, जो हमने आपके लिए पूरा कर दिया है। अब बस आपकी ड्यूटी है, आपका काम बचा है, आपको इस चैप्टर को देखना है, ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के बच्चों को शेयर करना है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जिसके आने के चांस बनते हैं, तो आप उसको जरूर ट्राई कर लें। और कुछ वैसे भी क्वेश्चंस थे जिसमें आपको बताना था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, तो वो क्वेश्चन भी आप जरूर कर लेना। अगर आप मुझसे कहते हो कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो सरकारी बजट के उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो बजट के घाटे के प्रकार हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, जय श्री राम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।